ज़री परी अपने बाप के मौत के बाद इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गई थी। उसके बाप को मरे हुए पूरा एक हफ्ता हो गया था। उसे रह रहकर अपना बाप याद आता था, जो उससे बेहद मोहब्बत करता था और उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर खुद भी तड़प उठता था। ज़री परी के वहम व गुमान में भी ये बात न थी कि एक रोज़ इतनी मोहब्बत करने वाला बाप उसे छोड़कर चला जाएगा। गम से लबरेज था और आंखों में बार बार आंसू भर आ रहे थे। उसकी यह हालत देखकर उसके घर की बूढ़ी खादमा बहुत कुढ़ रही थी। अगर उसके बस में होता तो वो ज़री परी की झोली में ढेर सारी खुशियाँ लाकर डाल देती, मगर वो भी मजबूर थी और सिवाय ज़री परी को दिलासा देने के कुछ भी नहीं कर सकती थी। ज़री परी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसका रंग बिल्कुल जर्द पड़ गया था। वो काफ़ी कमज़ोर सी नज़र आने लगी थी। उसकी भूख प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। वो हर वक्त अपने बाप के ख़याल में डूबी खामोश बैठी रहती थी। दिल ज़्यादा बेचैन हो जाता तो वो सिसकियाँ भर भर कर रोने लगती। ऐसे वक्त में उसकी बूढ़ी खादमा उसको बड़े प्यार से कहती कि उसके रोने धोने से उसके बाप की रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी, लिहाजा उसे चाहिए कि वो सब्र करे। ज़री परी हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके बाप की रूह बेचैन हो, इसलिए अब उसने आंसू बहाना छोड़ दिया था, मगर उसका दिल अब भी उदास रहता था। एक रोज़ जब वो अपने कमरे में अपनी मुसहरी पर यूं ही आंखें मूंदे लेटी थी तो बूढ़ी खादमा उसके पास आई। उसके कदमों की आवाज़ सुनकर ज़री परी ने आंखें खोल दी। खादमा के हाथ में एक तह किया हुआ कागज़ था। उसने वो कागज़ ज़री परी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ज़री बेटी, तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मुझे ये ख़त दिया था और ताकीद की थी कि मैं इस ख़त को उनकी मौत के 10 रोज़ बाद तुम्हें दे दूँ। आज तुम्हारे बाप को इस दुनिया से गए हुए पूरे 10 रोज़ हो गए हैं, लिहाजा अब मैं तुम्हें इनका ये आखिरी ख़त दे रहा हूँ। ज़री परी ने बेताबी से वो ख़त खादमा के हाथ से झपट लिया और उसे खोलने लगी। खादमा चुपचाप वहाँ से चली गई। ज़री परी समझ गई थी कि उसके बाप ने उस ख़त में ज़रूर कोई अहम बात लिखी होगी। ख़त की तह खोलते हुए उसके हाथ धीरे धीरे कांपने लगे थे। फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके बाप ने इस ख़त में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, जिस वक्त तुम मेरा ये ख़त पढ़ रही होगी मुझे इस दुनिया से गए हुए 10 दिन हो गए होंगे। मेरी मौत ने तुम्हें बहुत रंजीदा और उदास कर दिया होगा। अगर तुम मेरी रूह को सुकून पहुंचाना चाहती हो तो खुश व खुर्रम रहने की कोशिश करो। तुम ये ज़रूर सोचती होगी कि मेरे मरने के बाद तुम इस दुनिया में तन्हा रह गई हो, मगर मेरी बेटी ये बात दुरुस्त नहीं है। अभी इस दुनिया में तुम्हारा एक भाई भी है। आज मैं एक राज से पर्दा उठा रहा हूँ। ये राज गुज़िश्ता 22 साल से मेरे सीने में दफन था। मैंने 22 साल कबल इंसानों की दुनिया में एक लड़की से शादी कर ली थी। मैं अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आदमज़ादों की दुनिया में गया था और मेरी मुलाकात वहीं उस लड़की से हुई थी। एक आदमज़ाद लड़की से शादी करना पुरुस्तान में अच्छा नहीं समझा जाता, इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। उस लड़की से शादी के बाद मैं अक्सर उस दुनिया में जाता रहता था। फिर शादी के 1 साल बाद खुदा ने हमें एक चाँद सा बच्चा अता फरमाया। मैंने उस बच्चे का नाम अनवर रखा था, मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस जगह मेरी बीवी रुखसाना और बच्चा रहते थे वहाँ पर एक शदीद किस्म का ज़लज़ला आया और वहाँ की तमाम आबादी उस खौफनाक ज़लज़ले की भेंट चढ़ गई। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो ज़िंदा बच गए और उन्हें बादशाह के सिपाही अपने साथ ले गए थे ताकि उनकी देखभाल और इलाज वगैरह किया जाए, क्योंकि वो बेचारे ज़ख्मी हो गए थे। उस दौरान मैं पुरुस्तान में था, मगर मुझे जैसे ही उस ज़लज़ले की ख़बर मिली मैं भागा भागा वहाँ गया, मगर वहाँ पहुँचते ही मुझ पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी हो। जिस मकान में मेरी बीवी रुखसाना मुकीम थी वो ज़मीन बोस हो चुका था। एक दीवार के नीचे मेरी बीवी की लाश पड़ी थी, मगर मेरे बेटे अनवर का कहीं पता नहीं था। उसको यकीनन बादशाह के सिपाही अपने साथ ले गए थे। मैंने अनवर को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। उधर पुरुस्तान में मेरी बूढ़ी माँ इस बात से सख्त परेशान थी
کہ میں آدم زادوں کی دنیا میں اتنا وقت کیوں گزارتا ہوں۔ اس بات کا انہوں نے یہ حل نکالا کہ میری شادی کر دی۔ شادی کے بعد میری ذمہ داریاں بڑھ گئی تھی، اس لیے اب میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے آدم زادوں کی دنیا میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر شادی کے کچھ عرصہ بعد تم پیدا ہوئی۔ تمہاری پیدائش کے ایک ہفتہ بعد تمہاری امی بخار میں مبتلا ہو کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اب تمہاری پرورش کا بھار میرے کندھوں پر آن پڑا تھا۔ میں تمہاری پرورش میں لگ گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تم بڑی ہو گئی، مگر میں اپنے بیٹے انور کو اب تک نہیں بھول سکا۔ میں اب زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا ہوں۔ میں یہ خط اس لیے لکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا۔ اگر ہو سکے تو اپنے بھائی انور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ مجھے امید ہے کہ خدا کی مہربانی سے تم اسے پالو گی۔ ظاہر ہے کہ تم انور کی شکل سے ناواقف ہوگی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں تمہیں اس کی پہچان کے لیے ایک نشانی بتا دوں۔ تمہارے بھائی انور کی پیدائش کے وقت اس کی ہتھیلی پر ایک چمکدار ستارہ بنا ہوا تھا، جو رات کو اندھیرے میں جھلمل جھلمل کرتا نظر آتا تھا۔ میری دعا ہے کہ تم اپنے بھائی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم اسے اپنی کہانی سناؤ گی تو وہ تمہیں ضرور اپنی بہن تسلیم کر لے گا، کیونکہ جب زلزلے نے تباہی مچائی تھی تو اس وقت وہ 4 سال کا تھا اور خوب باتیں کرتا تھا۔ اسے اب بھی سب کچھ یاد ہوگا۔ اچھا بیٹی، اب مجھے اجازت دو، میرا سانس اب سینے میں گھٹنے لگا ہے اور اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں رہ گئی کہ مزید کچھ اور لکھ سکوں۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ خط پڑھ کر زری پری کی آنکھوں میں ایک غم آلودہ خوشی جھلکنے لگی تھی۔ اپنے بھائی انور کے متعلق پڑھ کر اسے شدید حیرت ہوئی تھی، اس لیے فیصلہ کر لیا کہ انور کو تلاش کرنے کے لیے آج ہی روانہ ہو جائے گی۔ زری پری کے بھائی انور کے متعلق سن کر بوڑھی خادمہ بھی بے حد خوش ہوئی تھی۔ اس نے زری پری کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کو تلاش کر کے پرستان ہی لے آئے۔ دوپہر کے وقت زری پری نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کمرے کے دروازے پر ایک موٹا سا قفل لگا ہوا تھا۔ زری پری اس کمرے میں داخل ہو گئی اور پھر اس نے وہاں سے ایک جادو کا قالین اٹھا لیا اور ایک جادو کی چھڑی لی اور پھر شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ شام کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور جادو کے قالین پر بیٹھ کر انسانوں کی دنیا کے اس شہر کی جانب روانہ ہو گئی جہاں پر اس کا بھائی تھا۔ اس نے یہ قالین اس لیے لیا تھا تاکہ وہ اپنے بھائی انور کو اس پر بٹھا کر اپنے ساتھ پرستان لا سکے۔ انور بیچارہ اڑ تو سکتا نہیں تھا، اور پھر اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا تو پرستان پہنچتے پہنچتے کئی ہفتے لگ جاتے۔ زری پری اٹھتے ہوئے قالین پر بیٹھی ہوئی جانے کا سوچ رہی تھی۔ قالین کی رفتار بہت تیز تھی اور زری پری کے سنہری پر ہوا کے زور سے پھڑپھڑا رہے تھے۔ سورج کو غروب ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ رات کی تاریکی نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ زری پری نے کچھ دیر بعد نیچے جھانک کر دیکھا، وہ کسی شہر پر سے گزر رہی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ قالین کو اڑتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا اور ستارے جھلملانے لگے تھے۔ زری پری نے اندازہ لگا لیا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ اسے اب نیند آ رہی تھی، مگر وہ منزل کے قریب آ کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ نیند سے بچنے کے لیے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں گھورنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد قالین نیچے اترنے لگا۔ زری پری سنبھل کر بیٹھ گئی۔ قالین زمین پر اتر چکا تھا۔ زری پری نے قالین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ ایک گلی میں کھڑی تھی۔ گلی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور وہاں پر مکمل تاریکی کا راز تھا۔ فی الحال زری پری کے سامنے صرف یہ مسئلہ تھا کہ وہ یہ رات کہاں گزارے گی۔ اس نے سوچا کہ اس مقصد کے لیے سرائے سب سے زیادہ بہتر جگہ ہوگی، مگر اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ ایک پری کو دیکھ کر وہاں کے لوگ چونک جائیں گے اور وہ اچھا خاصا تماشا بن جائے گی۔ اس لیے اس نے اپنی جادو کی چھڑی نکالی اور اسے باری باری اپنے دونوں پروں سے لگایا۔ ایسا کرتے ہی اس کے دونوں پر غائب ہو گئے۔ پھر وہ وہاں سے چل دی
अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि उसे एक सिपाही नज़र आया। वो सिपाही एक दीवार से कुछ लगाए ओंघ रहा था, मगर जरी परी के कदमों की आवाज़ सुनकर वो चौंक पड़ा और आंखें मलते हुए सीधा हो गया। जरी परी को देखकर उसने कड़क कर पूछा, ओए कौन हो तुम? इतनी कड़कदार आवाज़ सुनकर जरी परी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो खौफज़दा होकर वहीं खड़ी हो गई। उधर मेरे करीब आओ, इधर मेरे करीब आओ, सिपाही ने सख्त लहजे में कहा। जरी परी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर में सिपाही ने तलवार निकाली थी, मगर जरी परी को देखकर उसने तलवार म्यान में रख ली और बोला, लड़की तुम कौन हो और इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? यह इलाका बहुत ख़तरनाक है। आए दिन चोरियाँ होती रहती हैं, दिन दहाड़े कत्ल हो जाते हैं। मुझे हैरत है कि तुम एक लड़की होकर इस ख़तरनाक इलाके में अकेली घूम रही हो। जरी परी ने कहा, जनाब मैं इस शहर में अजनबी हूँ, अपने भाई से मिलने के लिए बहुत दूर से आई हूँ। अगर आप मुझे किसी सराय का पता बता दें तो मैं बहुत शुक्रगुजार होंगी। सिपाही जरी परी के अखलाक से बहुत मुतासिर होकर कहने लगा, अजनबी लड़की, इस बात पर शुक्र करो कि तुम मुझ जैसे शरीफ सिपाही से आन मिली हो। इस इलाके में दूसरे सिपाही भी गश्त कर रहे हैं, क्योंकि आज शाही कैद खाने से एक नौजवान कैदी भाग गया है। बादशाह को इत्तला मिली है कि वो नौजवान इस इलाके में रोपोश हो गया है, इसलिए बादशाह ने पूरे 150 सिपाहियों को इस इलाके की निगरानी पर मामूर कर दिया है, ताकि उस कैदी को फिर से गिरफ़्तार किया जा सके। अगर तुम किसी दूसरे सिपाही के हत्थे चढ़ जाती तो वो तुम्हें सीधा जेल खाने ले जाता। बगैर किसी जुर्म के जरी परी हैरत से बोली, रात आराम करने के लिए बनाई गई है। अगर कोई शख्स रात को आवारागर्दी करे तो ये भी जुर्म बन जाता है। सिपाही बोला। जरी परी सर हिलाकर रह गई थी। फिर वो सिपाही उसे एक सराय के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। जरी परी ने सराय के दरवाजे पर दस्तक दी। सराय की इमारत बहुत बड़ी और मजबूत थी। उसका दरवाज़ा बहुत बड़ा था और इतनी मोटी लकड़ी का था कि जरी परी की दस्तक कुछ ज़्यादा आवाज़ पैदा न कर सकी। उसने मजबूरन कुंडी को जंजीर को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़े के पीछे से एक खौफज़दा मर्दाना आवाज़ उभरी, कौन है? मैं एक मुसाफिर हूँ, तुम्हारी सराय में ठहरना चाहती हूँ। जरी परी ने आवाज़ में बेचारगी पैदा करते हुए कहा, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम शाही कैद खाने से भागे हुए कैदी हो और आवाज़ बदल कर बोल रहे हो, मगर मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी चाल में आ जाऊँ। सीधी तरह चले जाओ वरना मैं शोर मचाकर सिपाहियों को बुला लूँगा। दूसरी तरफ से धमकी आमीज़ा लहजे में कहा गया। जरी परी बहुत झुंझलाई, मगर वो समझ गई थी कि सराय का मालिक किसी भी कीमत पर दरवाज़ा नहीं खोलेगा, इसलिए वो वापस मुड़ गई।